Fever Stories। आजाद हिंद भगत सिंह की कहानी तिरंगे की जुबानी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के तुरंत बाद गांधी जी ने अपने सारे पदक वापस कर दिए थे और रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपनी नाइटहुड और सर की उपाधि वापस कर दी। गांधी जी ने उनके उस समय चल रहे असहयोग आंदोलन में लोगों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की थी। 2 दिन तक अमृतसर शांत रहा, लेकिन अचानक लोगों का गुस्सा अंग्रेजी हुकूमत पर फूट पड़ा था। अंग्रेजी दुकानों पर हमले किए गए, दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया गया। इस घटना में 2 अंग्रेजी लोग भी मारे गए थे। मेरे अनुसार जलियांवाला बाग की दुर्घटना अंग्रेजी हुकूमत के ऊपर एक कलंक और हमारे लिए शोक का पर्याय है, लेकिन इस घटना के बाद हुई आगजनी और हिंसा का मैं हरगिज समर्थन नहीं कर सकता। इसलिए आज मैं अपना असहयोग आंदोलन वापस लेता हूं और सरकार व भारतीय जनता दोनों से शांति की अपील करता हूं। बापूजी आपने देखा आज के अखबार में गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया? हाँ, जानता हूँ। पर क्यों बापूजी? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? कई दुकानें, कई घर जला दिए गए, कुछ अंग्रेजों को भी मारा गया। शायद इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया। जलियांवाला में हमारे हजारों बंदे मारे गए, उनका क्या बापूजी? क्या सिर्फ गोरे ही इंसान है? क्या गांधी जी को सिर्फ गोरों की जान ही जान लगती है? हिंदुस्तानी जान की कोई कीमत नहीं बापूजी। ओए, उन्होंने अहिंसा का रास्ता चुना है, इसमें तू और मैं क्या ही कर सकते हैं। अच्छा, तो क्या अहिंसा के नाम पर हम हिंदुस्तानी ऐसे ही मरते रहेंगे? जब वो हमें मार सकते हैं तो हम उन्हें क्यों नहीं? देखो जी, कैसी बातें कर रहा है। आप इसे डांटते क्यों नहीं? क्या समझाऊं मैं इसे? सही तो कह रहा है वो। बाऊजी, वो की होया मेरी बच्ची? पुत्र चिल्ला क्यों रही है? तू ठीक तो है ना? ये क्या है? भगत वीर की जेब से मिला है। इस सीसी विच खून भरा है। ये क्या चीज है? खून में सनी मिट्टी? ओए भगत, इत्थे आ। ये सब क्या है? ये इसके कुर्ते की जेब से निकली। छाड़, तेरे काम की चीज नहीं है। तो फिर तेरे काम की होगी। बता क्या जादू टोना टोटका कर रहा है तू? अब क्या इससे अंग्रेजों को मारेगा? ये कोई जादू नहीं है बेबे, ये वो कड़वा सच है जो जनरल डायर ने हम हिंदुस्तानियों के मुंह पर थूका है। ये टोटका नहीं है, ये जलियांवाला की मिट्टी है जो वहां के मासूमों के खून में डूबी है। और मैंने इसी मिट्टी की कसम खाई है बेबे कि इस मिट्टी को अब मुझे अंग्रेजों के खून से रंगना है। चुप कर विद्यावती। बेबे छड़ दे मुझे। चुप कर जा। छड़ मैनू। जाने दे। ना मार वीरेनु बेबे, ना मार। की कर रही है बेबे? छड़ मैनू। मैं कहता हूँ जाने दे उसे। चुप कर जा। भगत सिंह चौपाल के सामने वाली अंधेरी गली में हाथ में वही कांच की बोतल लिए बैठा था। बोतल की रक्त रंजित मिट्टी उसे उसके इकलौते दोस्त बलवंत की याद दिला रही थी। ये बच्चा कौन है? मोहसिन खान। ये अपने किशन भाई का लड़का है। बाप कांग्रेसी है, नरम दल वाला, लेकिन लड़के का खून बहुत गर्म है राजदेव भाई। अच्छा, जरा हम भी तो देखे। क्यों बे, नाम क्या है तेरा? भगत। यहाँ क्या करता है? अंधेरे से डर नहीं लगता? पुलिस आ गई तो उठा कर ले जाएगी। ना मुझे अंधेरे से डर लगता है, ना ही पुलिस से। क्यों? पुलिस से क्यों नहीं डर लगता? अजीत काका कहता था कि अगर दुश्मन से डर गए तो फिर लड़ना कैसा, और अगर लड़ नहीं सकते तो फिर जीना कैसा। मैंने कहा था ना, ये गरम दल वाला है हमारी तरह। अपने चाचा अजीत वाले तेवर हैं इसमें भी। मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था। क्या? तू हमारा इंतजार कर रहा था? मतलब तुझे कैसे पता हम यहाँ आएंगे? मैं रोज तुम्हारा पीछा करता हूँ। तुम यहाँ से पीछे वाली गली में उस बड़े से घर में जाते हो और मीटिंग करते हो अंग्रेजों के खिलाफ। यह तो अंग्रेजी मुखबर निकला बे। अगर मुखबर होता ना तो अब तक तुम लोग जिंदा ना होते। बड़े तेवर है तुझमें। हाथ में शीशी क्या है? इसमें जलियांवाला के बेगुनाहों के खून से सनी मिट्टी है। कमाल लड़का है यार। चल बहुत हो गया,
घर जा अब। नहीं जाऊंगा। मुझे तुम्हारे साथ चलना है, तुम्हारे साथ काम करना है। अच्छा, क्या कर सकता है तू? मैं इश्तिहार चिपका सकता हूँ, पैम्फलेट लिख सकता हूँ, मुझे अच्छा लिखना आता है। मैं बहुत लोगों को जानता भी हूँ। घर घर में तुम्हारा इंकलाब पहुंचा सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। अच्छा, पकड़ा नहीं जाएगा? और वो कैसे? क्योंकि एक दिलेर क्रांतिकारी या तो गिरफ्तारी देता है या फिर अपनी जान। उस दिन के बाद से ही भगत क्रांतिकारियों से जुड़ गया था। वो उन सबके लिए एक छोटे सीक्रेट एजेंट की तरह काम करने लगा था। रात में मुंह पर कपड़ा बांधकर दीवारों पर पोस्टर चिपकाने हो, क्रांतिकारी पत्रिकाओं को घर घर पहुंचाना हो, स्कूल कॉलेजों के बाहर नुक्कड़ नाटकों में भाग लेना हो या फिर क्रांति के बेहतरीन स्लोगन लिखने हो, ये सब काम 14 साल का होने से पहले उसने करने शुरू कर दिए थे। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन वापस लेने के कुछ दिन बाद ही अंग्रेजी सरकार भी बैकफुट पर आ गई थी। उसने रॉलेट एक्ट तो वापस नहीं लिया था, लेकिन मार्शल लॉ हटा दिया था। तब पहली बार भगत सिंह ने अखबार में छपी जनरल डायर की फोटो देखी थी। इस नन्हे क्रांतिकारी की जिंदगी आगे क्या मोड़ लेती है, चलिए आगे देखते हैं। डायर पर ट्रायल चलता रहा और जब फैसला आया तो वो डायर के हक में तो नहीं था, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने उसे अपनी कूटनीति से बचा लिया था। डायर को पोस्ट से निरस्त करके इंग्लैंड वापस भेज दिया गया था और ये फरमान जारी किए गए थे कि वो अब कभी इंडिया वापस नहीं आ पाएगा। गांधी जी और मोतीलाल नेहरू जैसे लोगों ने इसकी घोर निंदा की थी। हालांकि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने डायर को दोषी ठहराया था, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने उसे सिरे से नकार दिया था। कमीने अंग्रेज, झूठे धोखेबाज। ये देखिए राजदेव भाई, सरकार डायर को बचाने की कोशिश कर रही है। ये हंटर कमेटी, ये ट्रायल, ये सब बकवास है। राजीव भाई, वो डायर को इंग्लैंड भेज रहे हैं। हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जैसा तुम सोच रहे हो मोहसिन। क्यों नहीं कर सकते? इतिहास गवाह के क्रांतिकारियों ने सदा ऐसे ही कड़वे फैसले लिए हैं और आगे भी लेंगे। बच्चे, मैं कभी कभी तेरी हिम्मत और जुनून देखकर हैरान रह जाता हूँ, मगर समझने की कोशिश करो तुम लोग सब। हम लोगों का काम इश्तिहार और क्रांतिकारी पत्रिकाओं को लोगों तक पहुंचाना है। आजादी के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करना है। लड़ने के लिए हमारे पास कोई हथियार नहीं है और ना ही उस तरीके की ट्रेनिंग दी गई है। और वैसे भी अभी अभी मार्शल लॉ हटा है। अगर हम अभी कोई एक्टिविटी करते हैं तो वापस मार्शल लॉ लगा दी जाएगी और मासूम लोगों को वो फिर से जेल में डालने लगेंगे। हम ये रिस्क नहीं ले सकते। तो फिर क्या करें हम? आप ही बताइए। सही वक्त का इंतजार। जब तेरी उम्र होगी लड़ने की तो खुलकर लड़ना। तो फिर वो कमीना डायर बचकर निकल जाएगा। हाँ जानता हूँ, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। भगत सिंह की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी, उसका गुस्सा वैसे वैसे शांत रूप धारण करता जा रहा था, ठीक किसी दबे ज्वालामुखी की तरह। कम उम्र होने के कारण अभी तक उसने किसी बड़ी क्रांतिकारी घटना में तो भाग नहीं लिया था, लेकिन वो समझ गया था कि जागरूकता से ही इंकलाब को जिंदाबाद किया जा सकता है। फिर इस साल एक और बड़ी घटना घटी। मौका अच्छा है गांधी जी, अगर हम चाहे तो इसे अंग्रेजों के खिलाफ भुना सकते हैं। मोतीलाल जी, आप ठीक कह रहे हैं। अंग्रेजों ने तुर्की के खिलाफ सारे अधिकारों को छीन लिया है। इससे पूरे मुसलमान समाज में रोष व्याप्त है। स्वतंत्रता की इस जंग में अगर मुसलमान भी हमारे साथ हो जाए तो हम अंग्रेजी हुकूमत पर अच्छा खासा दबाव बना सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बार फिर असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं तो हमें और भी बड़े नेताओं की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। क्या पंजाब केसरी मेरे साथ आकर अहिंसा के मार्ग पर चल पाएंगे? पंजाब केसरी स्वभाव से गुस्सैल है, हों भी क्यों ना, आखिर वे भी मेरी तरह पढ़े लिखे वकील है, मगर हिंसक वे बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, थोड़े हिंदूवादी जरूर हैं। हिंदूवादी तो मैं भी हूँ, परंतु इसका अर्थ ये तो नहीं कि मैं मुसलमान विरोधी हूँ। अगर पंजाब केसरी अहिंसा के रास्ते पर चलने के लिए तैयार होंगे
तो मैं मानता हूँ कि मुसलमानों के साथ भी वो कंधे से कंधा मिलाकर डटे रहेंगे। गांधी जी के होठों पर उस समय शायद सरस्वती विराजमान थी। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट छेड़ दिया था। जब पंजाब केसरी लाला लाजपत राय आंदोलन में गांधी जी के साथ आए तो इस आंदोलन का कद और भी बढ़ गया। पिछले असहयोग आंदोलन की तुलना में ये आंदोलन पूरे देश में फैल चुका था। भगत, तू इंतजार कर रहा था ना ऐसे किसी मौके का? ले, मौका आ गया। कैसा मौका? गांधी जी ने लाला लाजपत राय के साथ मिलकर खिलाफत मूवमेंट शुरू कर दिया है। तू क्रांति का हिस्सा बनना चाहता था ना, अब तुझे इजाजत है। क्या सचमुच? हाँ हाँ, हम सब और बाकी क्रांतिकारी लोग भी तेरे साथ होंगे। लगभग 13 साल की उम्र में ही ये असहयोग आंदोलन भगत का पहला आंदोलन था जिसमें वो भाग ले रहा था। वो क्रांतिकारियों के साथ सड़कों पर निकलता, अंग्रेजी हुकूमत मुर्दाबाद के नारे लगाता, अपने साथियों के साथ जगह जगह घूमकर लोगों को गांधी जी के खिलाफत मूवमेंट की जानकारी देता और अंग्रेजी किताबों को जलाता। अंग्रेज सिर्फ हम पर राज करने नहीं आए हैं, वो हमारी संस्कृति को मिटाने आए हैं। और अगर हमें अपनी संस्कृति को बचाना है तो इन झूठी किताबों को जलाना होगा। मेरे कहने पर आप सब लोग इन किताबों को इस स्वतंत्रता की अग्नि में फेंकेंगे। बोलिए मेरे साथ, भारतीय संस्कृति जिंदाबाद! भारतीय संस्कृति जिंदाबाद! भारतीय संस्कृति जिंदाबाद! लेकिन असहयोग आंदोलन के कारण अंग्रेजों की पकड़ भी ढीली पड़ती जा रही थी। भगत सिंह जीवन में पहली बार इतना खुश और उत्साहित महसूस कर रहा था, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा समय तक चलने वाली नहीं थी। वो नहीं जानता था कि जिस असहयोग आंदोलन की वो उड़ाने भरता फिरता है, आजादी के नारे गाता फिरता है, गांधी जी के एक हुक्म पर उसी असहयोग आंदोलन को खत्म भी कर दिया जाएगा। इस नन्हे क्रांतिकारी की जिंदगी आगे क्या मोड़ लेती है, चलिए आगे देखते हैं। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद भगत सिंह की कहानी तिरंगे की ज़बानी, ओनली ऑन फीवर स्टोरीज।